दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है ओपीएस का, एनपीएस का। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं हैं और उनको पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है, वो इस चुनाव में बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा रोल अदा किया था और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए थे। ओपीएस संकल्प, हम आज संकल्प लेंगे। सभी साथी एक बार दाएं हाथ आगे कर लेंगे। सभी साथी दाएं हाथ आगे करेंगे। साथियों, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मेरे साथ है ओपीएस के स्टेट के प्रेसिडेंट है विजेंद्र धारीवाल जी, जींद जिले के प्रधान है जोगेंद्र लोहान जी। इनसे बात करेंगे कि हरियाणा में ओपीएस के तहत कितने कर्मचारी हैं, कितने परिवार हैं, कितने वोट, कितने उसको प्रभावित करते हैं इलेक्शन को, और क्या रणनीति इनकी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर है। जी धारीवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी बताओ, आपका ओपीएस का आंदोलन जो चल रहा था और लंबे समय से चला, हिमाचल में, कर्नाटक में आप लोगों का दावा था, हमने सरकारें बदली, विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रहे हो हरियाणा? देखिए, आपने करमपाल जी आपने देखा होगा पिछले 6 साल से हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले बड़े आंदोलन करते हैं और लगातार हमारी सरकार से एक ही मांग रही कि कर्मचारी जो अपनी भरी पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देता है, उसके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए जो पुरानी पेंशन नीति थी उसको जो कहते हो बहाल किया। और जो नई पेंशन योजना आप लेकर आए वो बाजार आधारित नीति है और उसमें कर्मचारी केंद्र बिंदु ना होकर, कर्मचारी की पेंशन भी केंद्र बिंदु ना होकर केवल और केवल शेयर मार्केट और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। एक नई आई है यूपीएस अभी। हाँ, यूपीएस तो खैर इन्होंने जब एनपीएस से हम ओपीएस की मांग कर रहे थे उसका नाम बदलकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। चीज वही है, वो पुरानी कहावत है कि गंगाधरी शक्तिमान। कुछ मुनाफा, कुछ एक्स्ट्रा फायदा उसमें कुछ नहीं है। उससे कर्मचारी को फायदे की बजाय और ज्यादा नुकसान है। अच्छा, ओपीएस से भी ज्यादा नुकसान है? ओपीएस से भी ज्यादा नुकसान है। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें केंद्र बिंदु कर्मचारी नहीं है, इनका केंद्र बिंदु तो केवल शेयर मार्केट को बेनिफिट देना है। कानूनी तौर पर और डायरेक्ट रूप से सरकारी खजाने से पैसा निकालकर कर्मचारियों के पेंशन वो शेयर मार्केट में लगाना या बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके व्यापार में पैसा लगाना इनका केंद्र बिंदु है और इसीलिए यूपीएस भी लाएगी और एनपीएस भी। ठीक है, हरियाणा में कितने कर्मचारी हैं जो ओपीएस के तहत हैं? देखिए, हरियाणा में अगर ओपीएस लागू होती है तो 2 लाख कर्मचारियों को इसका बेनिफिट। एनपीएस के तहत कितने हैं? 2 लाख एनपीएस कर्मचारी है। ठीक है। ओपीएस लागू होती है तो 2 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये कर्मचारी नहीं, 2 लाख कर्मचारी परिवारों को इसका फायदा होगा। और इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी और न केवल कर्मचारी अधिकारी, ये आम जनमानस का मुद्दा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक सरकारी सेवा के लिए गरीब किसान मजदूर के बच्चे तैयारियां करते हैं और वही कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ लिखने के बाद सरकारी नौकरी मिले, लेकिन ना तो बड़े नेता का कोई बच्चा सरकारी सेवा में आना चाहता, ना बड़े पूंजीपति का बच्चा सरकारी सेवा में आना चाहता। ठीक है। ये सीधे तौर पर गरीब किसान और मजदूर के ऊपर एक मार डालने का काम है और ये सरकारी सेवाओं को खत्म कर पूंजीवादी व्यवस्थाओं को लागू। पीछे सर्दियों में आपने जींद में पूरे हरियाणा की बहुत बड़ी रैली की थी और उस रैली में दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। अब किस पार्टी को समर्थन दे रहे हो आप इस चुनाव में? देखिए, हमारा तो सीधे तौर पे एक नारा, हम नारा लेकर चले थे वोट फॉर ओपीएस का। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम ये वोट फॉर ओपीएस का नारा लेकर चले। पहले जो ये सरकार समझती थी कि कर्मचारी तो वोट नहीं डाल पाएगा, लेकिन हमने पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक जन जागरूकता लेकर आई और हमने एक प्रण लिया, शपथ ली कि कर्मचारी, उसका परिवार और उसके नाते रिश्तेदार इस बार अपने मुद्दे के लिए, अपनी ओपीएस बहाली के लिए वोट डालने का काम करेंगे। आप लोकसभा में आपने देखा होगा, मूल्यांकन भी किया होगा, हमने आपके चैनल पे भी देखा कि जो पार्टी 10 सीटें जीतने का दावा करती थी, 5 पे आकर। कितना रोल उसमें कर्मचारियों का? सबसे अहम रोल था और अहम रोल था उसकी बौखलाहट भी दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को धमकाना शुरू किया, नायब सिंह सैनी ने धमकाना शुरू किया और अभी भी इनको पता है कि विधानसभा चुनाव में सबसे अहम रोल अगर
इनकी सरकार जाने में किसी का रहेगा तो वो कर्मचारियों का रहेगा। इसीलिए आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कलानौर में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी कर्मचारियों को चूड़ी टाइट करने की धमकियां देते नजर आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं नायब सिंह सैनी जी को कहूँगा कि आपको मौका मिला था जनता के मुद्दों को सुलझाने का, आपको मौका मिला था कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का, लेकिन आप वो मौका चूक गए। ये कर्मचारी नहीं, बीजेपी के तो एजेंडे में ही नहीं है ना, पेंशन तो बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है। उन्होंने तो सैनिकों भी खत्म कर दी। एजेंडे में तो यूपीएस भी नहीं था। एजेंडे इनके एजेंडे में तो केवल और केवल मैंने जैसा कि बताया कि सरकारी संसाधनों को जो हमारे बुजुर्गों ने खड़े किए थे, जो हमारे लोगों ने खड़े किए थे, उन सरकारी संसाधनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। ये देश में सबसे पहले जो पेंशन खत्म की गई थी कौन सी किस सरकार में हुई थी? देखिए 2004 में केंद्र सरकार ये पॉलिसी लेकर आई। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। यानी कि बीजेपी की ही शुरुआत है ये पूरे देश में, शुरुआत थी। उस समय ये लेकर आए थे और मैंने कहा इनका एजेंडा तो ये रहता है कि सरकारी संसाधनों को, सरकारी पैसे को किस तरह से बड़े पूंजीपतियों को दिया जाए। ठीक है, उसी की तरफ ये क्या रणनीति बना रहे हो इस चुनाव में? कैसे कर्मचारी आपके जिला स्तर हल्के वाइज कैसे आप जो जागरूक कर रहे हो, किसको वोट देना है, क्या मैसेज है? खुलकर कांग्रेस के समर्थन में हो, कैसे हो? हमारी रणनीति क्लियर है। हमने तो पहले ही बताया था जब जींद के अंदर रैली हुई, आपने देखी होगी कि हमने कोई कुर्सियां नहीं लगा रखी, हमने कोई पंडाल नहीं लगा रखा था। खुला का खुला स्टेडियम था। जहां पर प्रधानमंत्री भी रैली करता है तो इतनी बड़ी संख्या नहीं आती, मुख्यमंत्री रैली करता है तो इतनी बड़ी संख्या नहीं आती। वहां पर लोग आए थे अपने मुद्दे के लिए, बुजुर्ग आए थे अपने बच्चों के मुद्दे के लिए, महिलाएं आई थी अपने मुद्दों के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। और इतनी बड़ी रैली हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ आप देख चुके हो। और तब भी हमने शपथ ली थी। और वो रैली होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया है। 5200 से अधिक गाँव में तो हमारी टीम में, ठीक है, हमारे पदाधिकारी हमने 5200 से ज्यादा ब्लॉक और जिला की हमारी टीम में है। राज्य कार्यकारिणी हमारी, जो राज्य कार्यकारिणी के निर्णय होने के बाद जो फैसला ग्राउंड लेवल पर जाता है तो हमारे सारे के सारे साथी सक्रिय हो जाते हैं। अब गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। नारा है वोट फॉर ओपीएस का। सीधे तौर पर आपको पता है हमने क्लियर कहा था कि जिन्होंने हमारे ऊपर ओपीएस मांगने पर लाठियां बांधी, जिन्होंने पानी की बौछारें चलाई, जिन्होंने हमारे ऊपर आंसू गैस की गोले चलाए, उनके खिलाफ हम वोट डालने का काम करेंगे। और जिनके मैनिफेस्टो में पहली गारंटी के रूप में ओपीएस है, निश्चित तौर पर खुले तौर पर एक एक कर्मचारी अधिकारी उनको वोट डालें। यानी कि कांग्रेस को वोट डालने जा रहे हो आप, जुबान पे उनका नाम नहीं ले रहे, सरकारी कर्मचारी हो इसीलिए? चुनाव आचार संहिता है, लेकिन हमारा संदेश बड़ा होता है, संदेश बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता। ठीक है, आप ये बताओ कि किस तरह की अब हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, कर्मचारियों के दफ्तरों में वोट डालने को लेकर हमने लोकसभा चुनाव में देखा वोट नहीं डालने दिया जा रहा था उनको दफ्तरों में, पुलिस वालों को खासकर वो दी नहीं जा रही थी, पर्ची नहीं दी जा रही थी जिसके जरिए वोट डालें। तो सारे सरकारी कर्मचारी वोटों का भुगतान कर दें, उसके लिए क्या रणनीति है आपकी? अभी जो शुरुआती जो रिहर्सल थी उसके दौरान मैं डीसी साहब के सामने ये मुद्दा जो उठाया था और डीसी साहब ने पूरे खुले मन से सभी अधिकारियों को आदेश दिए थे और ये कहा था कि भाई एक एक कर्मचारी का जो है उसको आप बेल्ट पेपर दिलवाना सुनिश्चित करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। जो कर्मचारी जो है दूसरी जनता का वोट डलवाता है और उसका खुद का और जनता को जागरूक करता है वोट डालने के लिए, अगर वो खुद का ही वोट उसका कास्ट नहीं हो पाएगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मेरी जिम्मेवारी है और मैं अभी सभी अधिकारियों को जो आदेश दे रहा हूँ कि एक एक कर्मचारी का वोट उसको बेल्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा और वोट डलवाएगा। ठीक है, और पुलिस महकमे के मेरे कुछ जवानों से बातचीत, उन्होंने कहा जी पुलिस वालों को तो 1-2 एसपी ने लोकसभा चुनाव में मतलब वोट डालने की परमिशन दी, नहीं तो पूरे हरियाणा में पुलिस के जवान वोट नहीं डाल पाए। कितना दम है इस बात में? इसमें होता है जैसे अगर हम समझते हैं, देखते भी हैं, बेल्ट की नौकरी है, चाहे पुलिस की बात है या अपनी आर्मी की बात है, इस प्रकार के मुद्दे सुनने में आते हैं कि वहाँ बेल्ट पेपर पे जो है कुछ जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठा है वही खुद ही स्टैंप वगैरह लगा के भाई आगे। लेकिन अब सबको हरियाणा में तो सबको पता है कि क्या होने जा रहा है और जब इस प्रकार की बातें आती है तो ये कर्मचारी या जो अधिकारी है वो भी बैकफुट पे आ जाते हैं और इस प्रकार का मामला। ठीक है, हरियाणा में अभी कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। क्या आपको लगता है कि ये जातीय राजनीति से ऊपर उठकर सभी कर्मचारी मतलब बीजेपी के विरोध में वोट डालेंगे?
बिल्कुल कर्मचारी ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारी जो है ना कोई जाति देख रहा है ना कोई धर्म देख रहा है, उसने सिर्फ अपना मुद्दा, क्योंकि लगातार पिछले 6 साल से उसने इस चीज़ के लिए संघर्ष किया है और अब उसका वो जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो उस इसलिए जो है वो उसने अपनी ये सारी चीज़ें जो है पीछे छोड़ दी हैं। और बिल्कुल हम तो देखते हैं डेली जो हम साथियों से मिलते हैं, हमारी मीटिंगें चल रही हैं हर हल्का में इस बात को लेकर कि ये मुहिम है जो वोट फॉर ओपीएस की, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी प्रकार के जो साथी हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर बिल्कुल भाग ले रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का वोट फॉर ओपीएस ने के नारे ने सभी जाति धर्म की जो खाई थी वो बंद कर दी है। ठीक है, आप बताओ धारीवाल साहब, क्या मैसेज अब जो पूरे हरियाणा के कर्मचारियों को देना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हैं? देखिए, आपने एक जो सवाल किया कि पुलिस के कर्मचारी हैं, उसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति चुनाव आयोग को इसके लिए लेटर लिख चुकी है। हमारा प्रयास है कि एक एक कर्मचारी का और अधिकारी का वोट कास्ट हो। और चुनाव आयोग तो खुद कहता है कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रहे। और कर्मचारी तो इसकी अहम कड़ी है, चुनाव करवाने में सब अहम भूमिका है। तो हमारा प्रयास है कि कोई भी कर्मचारी इस बार वोट कास्ट करने से वंचित ना रहे। और इस बार तो कर्मचारी इतना सेंसिटिव है अपने मुद्दे को लेकर, ओपीएस को लेकर, वो खुद इसके लिए प्रयास ज़्यादा कर रहा है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, और उसके साथ आम जनता, जितने भी आपके दर्शक हैं हमें सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, ये मुद्दा केवल हमारा नहीं है, ये मुद्दा उस गरीब किसान का मुद्दा है जो चाहता है उसका बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में है। ये उस मजदूर का बच्चा है जो कठिन मेहनत करके दिन भर कमाने के बाद जब घर पहुंचता है दिहाड़ी लेकर, तो उम्मीद करता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और उसके एक योग्य नौकरी मिले उसके अनुसार। एक छोटे दुकानदार का मुद्दा है जो सारा दिन दुकान पर बैठकर अपनी दुकानदारी करने के बाद घर जाता है और महंगी शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने का काम करता है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस बार अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, इन सरकारी रोजगार को बचाने के लिए और सरकारी कर्मचारियों की और अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा को बचाने के लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति का साथ दें और वोट फॉर ओपीएस की मुहिम में हमारा साथ दें। बिल्कुल। और मेरे साथ जो विजेंद्र धारीवाल जी हैं, पूरे हरियाणा के कर्मचारियों के बीच, सभी विभाग के कर्मचारियों के बीच एक चर्चित चेहरा विजेंद्र धारीवाल, जिन्होंने हरियाणा में ओपीएस एनपीएस की मुहिम को एक नई ऊंचाइयां दी, नई मुकाम दिया। और पूरे हरियाणा में इन्होंने साइकिल यात्राएं निकाली, हरियाणा में यात्राएं की और बड़ी बड़ी रैलियां की। अभी कुछ करीब महीना पहले, 20 दिन पहले हिसार में बहुत बड़ी रैली हुई, आदमपुर में उपचुनाव के दौरान बहुत बड़ी रैली हुई थी। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए पूरे हरियाणा के हर हलके में जाकर कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस के लिए देना है। आप अपना कमेंट्स लिखें कि वोट फॉर ओपीएस की कर्मचारियों की मुहिम विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगी, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी और सत्तारूढ़ बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।